हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट है, जो कि हमारा 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसका जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है उसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है डिटेल के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है, हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है डिटेल के अंदर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन अच्छे से डिटेल के अंदर समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड इसमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर के साथ में पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ जो है ये कंप्लीट सेक्शन ए के क्वेश्चंस जो हैं वो लिखे हुए हैं। इसके जो कंप्लीट आंसर है उसकी एक साथ पीडीएफ जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स एंड सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स। तो इनका आंसर जो है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बायो आइसोस्टेरिज्म। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि बायो आइसोस्टेरिज्म जो है वो क्या होता है। तो बायो आइसोस्टेरिज्म के अंदर क्या होता है, बायो आइसोस्टेयर्स होते हैं। एंड जो बायो आइसोस्टेयर्स होते हैं ये ऐसे केमिकल सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर ग्रुप्स होते हैं जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर होती है। एंड इनका जो मेन ये चीज़ है कि इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो सेम होती है, ठीक है। एग्जाम्पल आता है जैसे CO2 एंड N2 जो है ये दोनों बायो आइसोस्टेयर्स हैं। CO2 एंड N2 जो है ये भी बायो आइसोस्टेयर्स हैं, ठीक है। अब जो बायो आइसोस्टेरिज्म होता है दो टाइप का होता है, क्लासिकल बायो आइसोस्टेरिज्म एंड नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टेरिज्म। तो इसके अंदर क्या होता है, क्लासिकल जो है इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो सेम होती है। एंड नॉन क्लासिकल जो होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होता बट बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो सेम होती है। तो बायो आइसोस्टेरिज्म जो है ये मेन ऐसे आइसोस्टेयर्स होते हैं, ऐसे बायो आइसोस्टेयर्स होते हैं जिनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो सेम होती है। तो मेन जो पर्पस होता है बायो आइसोस्टेरिज्म का वो ये होता है कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड जो है वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह हम दूसरे को यूज़ कर सकें, क्योंकि इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो सेम होती है, ठीक है। नाउ बी आता है फेज सेकेंड रिएक्शंस। तो फेज सेकेंड रिएक्शंस क्या होती हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फेज सेकेंड रिएक्शन जो है इसके अंदर कॉन्जुगेशन होता है एक एंडोजीनस सब्सटेंस के साथ में, जैसे कि ग्लूक्यूरोनिक एसिड हो गया, सल्फेट हो गया, ग्लाइसिन हो गया। एंड जो ये फेज सेकेंड रिएक्शंस होती हैं वो ज़्यादा फास्टर होती हैं एज़ कम्पेयर टू फेज फर्स्ट रिएक्शंस। देन जो ड्रग्स जो हैं वो फेज फर्स्ट रिएक्शन के द्वारा मेटाबलाइज नहीं होती या फिर उनकी मदद से एक्सक्रीट नहीं होती, तो उन्हें हम फेज सेकेंड रिएक्शंस जो है उनके थ्रू एक्सक्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की जो रिएक्शंस आती है वो आते हैं ग्लूक्यूरोनाइडाइजेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन, ठीक है। तो ये था कंप्लीट फेज सेकेंड रिएक्शन के बारे में। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमें ऑक्साजिपाम जो है इसका स्ट्रक्चर एंड जो IUPAC नेम है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ऑक्साजिपाम जो है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, यहाँ बेंजीन रिंग है जिसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 7 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर NH है, डबल बॉन्ड O है, OH है, N है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक और बेंजीन रिंग जो है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, 7 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 5 फिनाइल 2 3 डाईहाइड्रो 1H 1 4 बेंजोडाइजेपिन 2 ऑन, ठीक है। ये जो है इसका IUPAC नेम होगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पार्ट के अंदर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है वो बताना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट जो एटम्स एंड ग्रुप्स का अरेंजमेंट होता है स्पेस के अंदर वो डिफरेंट होता है डबल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है। ऐसे आइसोमर्स को जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहा जाता है एंड इस फिनोमिना को जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे पास आता है सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन। सिस टू ब्यूटीन के अंदर क्या है, दोनों जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड आते हैं, ट्रांस टू ब्यूटीन के अंदर सेम ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड आते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट के अंदर हमें प्रोप्रेनोलोल जो है इसका स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम जो है वो बताना है। तो प्रोप्रेनोलोल जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, 2 बेंजीन रिंग है जिसके साथ में OCH2 CHOH CH2 NH CH CH3 CH3 जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। नो इसका IUPAC नेम किस तरीके से होगा, 1 आइसोप्रोपाइल अमीनो 3 1 नेप्थॉक्सी 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। ये होगा इसका कंप्लीट IUPAC नेम।
नाउ जो सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है कि एट्रोपिन का स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम जो है वो हमें बताना है। तो एट्रोपिन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये जो है हमारे पास 7 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर ये जो है बाईसाइक्लो है, ठीक है। दूसरी रिंग ये है NCH3 वाली, इसके साथ में OCO CH CH2H एंड बेंजीन रिंग जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। ना इसका IUPAC नेम क्या होगा, 8 मिथाइल 8 एज अ बाईसाइक्लो 3 to 1 ऑक्टेन 3 आइल 3 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल प्रोपेनोइड, ठीक है। ये होगा इसका IUPAC नेम। नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो है इसके सेकेंड पार्ट के अंदर हमें फिनोबार्बिटल जो है इसका स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम जो है वो बताना है। तो फिनोबार्बिटल का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर NH प्रेजेंट है, डबल बॉन्डो प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर जो है C2H5 एंड बेंजीन रिंग 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 5 इथाइल 5 फिनाइल 1 3 डायजीनेन 2 4 6 ट्राईओन, ठीक है। ये होगा इसका IUPAC नेम। नाउ सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के अंदर हमें स्टेजेस ऑफ स्लीप जो है वो बतानी है। तो जो स्टेजेस होती है स्लीप की, मतलब जैसे हम लोग बहुत डीप स्लीप में जाते हैं जिसके अंदर ड्रीम्स आते हैं या फिर कुछ नॉर्मल स्लीप होती है, तो उस तरीके से अलग अलग स्टेजेस होते हैं स्लीप के। इसके अंदर पहले आता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, इसके अंदर भी 3 फर्दर स्टेजेस होते हैं, एंड दूसरा आता है रैपिड आई मूवमेंट। ये जो है जब हम ड्रीम्स के अंदर चले जाते हैं वो वाला टाइम ये होता है, ठीक है। अब जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है इसके अंदर जो 3 स्टेजेस आती है वो है NREM स्टेज N1, NREM स्टेज N2 एंड NREM स्टेज N3, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है कंप्लीट स्टेजेस होते हैं स्लीप के। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट इज डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स। तो डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं ये हमें बताना है। तो डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स जो है ऐसे एजेंट्स या ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्हें लेने से क्या होता है कि जो सराउंडिंग है उससे कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है एक इंसान, ठीक है। ये जो डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स होते हैं ये आते तो एनेस्थेटिक्स के अंदर है, बट इसके अंदर कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता। इसके अंदर सेंसरी लॉस हो जाता है, एनाल्जेसिया हो जाता है, कुछ हद तक एमनेशिया भी हो जाता है, मूवमेंट्स का पैरालिसिस हो जाता है, बट जो कॉन्शियसनेस है उसका लॉस नहीं होता। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो आती है कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट आता है कॉलिन एस्ट्रेज रिएक्टिवेटर्स। तो कॉलिन एस्ट्रेज रिएक्टिवेटर क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स जो क्या करते हैं कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम का रीएक्टिवेशन करते हैं, ठीक है। एंड इन्हें मेनली जो पॉइजनिंग होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के द्वारा, सल्फोनेट्स के द्वारा, एसिटाइल कॉलिन एस्ट्रेज इनिबिटर्स के द्वारा, उनके अंदर इन्हें मेनली यूज़ किया जाता है। तो इन केसेस के अंदर जो है मेनली कॉलिन एस्ट्रेज रिएक्टिवेटर्स को यूज़ करा जाता है। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है प्रालीडॉक्सिन क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट सेक्शन ए का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन बी के अंदर हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस SAR ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स, राइट डाउन स्ट्रक्चर सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ साल्ब्यूटामॉल। तो सबसे पहले सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हमें डिस्कस करना है। उसके बाद में साल्ब्यूटामॉल का स्ट्रक्चर सिंथेसिस एंड यूजेस जो है वो हमें बताने हैं। तो सारे के सारे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ 5th यूनिट के बाकी हैं, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप अच्छे से सोल्यूशन देख सकते हैं। बाकी ब्रीफ के अंदर जो है वो मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो किसी भी क्लास का जब हम SAR लिखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स जो है इनका जो जनरल स्ट्रक्चर आता है वो नॉरएपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन या चेंजेस जो है वो 4 जगह पर हो सकते हैं। पहले तो आते हैं एरोमेटिक रिंग के ऊपर, दूसरे आते हैं अल्फा कार्बन के ऊपर, तीसरे आते हैं बीटा कार्बन के ऊपर, एंड चौथे आते हैं अमीनो ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में लिख देंगे कि एरोमेटिक रिंग के ऊपर क्या सब्स्टिट्यूशन या चेंजेस करने से एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, कोई इफेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो कंप्लीट SAR है वो हम इसका लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट हमें बताना है साल्ब्यूटामॉल का स्ट्रक्चर, यूजेस एंड सिंथेसिस। तो इसका सिंथेसिस किस तरीके से होगा, सबसे पहले 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल जो है वो क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से HCl मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा। देन इसे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, देन वापस से HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, एंड इस मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में हमारे पास इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, एंड फाइनली रिडक्शन करने से साल्ब्यूटामॉल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ये साल्ब्यूटामॉल का स्ट्रक्चर है, कंप्लीट बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर OH है, CH2 OH है, CH OH, CH2 NH, CH3 CH3 CH3, ये साल्ब्यूटामॉल, ठीक है। ना इसके यूजेस क्या होंगे, इसे ब्रोंकोस्पाज्म से रिलीफ के लिए यूज़ करा जाता है, एंड देन यूट्रीन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूज़ करा जाता है, एंड प्री मैच्योर लेबर को डिले करने के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है।
नाउ 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के अंदर सेकंड क्वेश्चन आता है डिस्कस एसएआर ऑफ एंटी कन्वल्सेंट, राइट डाउन स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ फेनिटोइन। सो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बताना है एंटी कन्वल्सेंट का, उसके बाद में फेनिटोइन का स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड यूजेस जो है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। सो एंटी कन्वल्सेंट जो है इनका जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। 5 मेंबर्ड रिंग होती है, NH है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, R1 R2 सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर है, यहाँ पर X है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर हम अलग अलग ग्रुप्स को अटैच करते हैं तो उससे अलग अलग क्लासेस जो है एंटी कन्वल्सेंट की वो हमें मिलती है। जैसे अगर हम फर्स्ट पोजीशन पर NHC डबल बॉन्ड O ग्रुप को अटैच करेंगे तो इससे हमें क्लास बारबिचरेट्स मिलती है। सेकंड, अगर हम NH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करेंगे वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर तो उससे हमें हाइडेंटॉइंस क्लास मिलती है। देन अगर हम O जो है O का सब्स्टिट्यूशन करेंगे फर्स्ट पोजीशन पर तो उससे ऑक्साजोलिडीन डायोन्स वाली क्लास जो है वो हमें मिलती है। अगर हम CH2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उससे हमें सक्सिनेमाइड्स क्लास जो है वो मिलती है। इसके अलावा जो एंटी कन्वर्जेंट है इसके अंदर बेंजोडाइजेपीन्स क्लास भी आती है, तो इसका भी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है वो हम यहाँ पर ब्रीफ के अंदर लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट के अंदर हमें फेनिटोइन जो है इसका स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड यूसेज जो है वो देखने हैं। तो फेनिटोइन का सिंथेसिस किस तरीके से होता है, जब बेंजील जो है वो यूरिया के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH, इससे हमारे पास स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। देन जब इसके ऊपर H2SO4 एक्ट करता है तो फाइनली फेनिटोइन जो है इसका सिंथेसिस हो जाता है। नाउ जो फेनिटोइन है इसे हर तरह की एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एब्सेंट सीजर्स जो होते हैं उसके ट्रीटमेंट के अंदर इसे यूज़ नहीं किया जाता। नाउ 10 मार्क्स वाला थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है राइट डाउन अ डिटेल नोट ऑन कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के ऊपर एक डिटेल नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। सो डिटेल नोट के अंदर सबसे पहले तो हम लोग ये बताएंगे कि कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स जो हैं वो होते क्या हैं। तो ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को इनहिबिट करते हैं, या फिर ये कहें कि जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स होते हैं उनके इफेक्ट को इनहिबिट करते हैं एंड कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। ठीक है, इन्हें कॉलिनर्जिक पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ करा जाता है। नाउ सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, डेफिनेशन के बाद में क्लासिफिकेशन लिखेंगे कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का। जो कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं इन्हें मेनली 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड करा जाता है, सोलेनेशियस एल्केलॉइड्स एंड एनालॉग्स, एंड दूसरी तरफ सिंथेटिक कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। देन सोलेनेशियस एल्केलॉइड्स एंड एनालॉग्स के अंदर बहुत सारी ड्रग्स आ जाती हैं। देन सिंथेटिक कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के अंदर हमारे पास में 5 क्लासेस आ जाती हैं, इनके अंदर भी अलग अलग ड्रग्स जो है वो आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन लिख देंगे। देन हर क्लास में से एटलीस्ट एक एक ड्रग का स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। एंड देन उसके बाद में अगर हमारे पास फिर भी स्पेस बचता है, मतलब क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर हमें कम से कम 5 पेजेस जो है वो फिल करने होते हैं, तो अगर इतना करने के बाद भी हमारे पास 1-2 पेज बाकी रह जाते हैं तो हम उसके बाद में स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का वो भी लिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के लिए जनरल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर कार्बन है, R1 R2 R3 से जुड़े हुए हैं। देन यहाँ पर एक चेन है, देन यहाँ पर N+ है जिसके साथ में 3 सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन या चेंजेस हो सकते हैं R1 एंड R2 सब्स्टिट्यूशन, R3 सब्स्टिट्यूशन, चेन एंड क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, तो ये था कंप्लीट सेक्शन बी का सोल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन सी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स किस तरीके से हम लोग को लिखने हैं। तो इसके अंदर 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है डिस्कस द मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ डायज़ेपाम। तो डायज़ेपाम जो है इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। डायज़ेपाम का सिंथेसिस यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले 2-अमीनो-5-क्लोरोबेंजोफिनॉन जो है ये इथाइल 2-अमीनो एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है, जिससे हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो कि है 7-क्लोरो-1,3-डाइहाइड्रो-5-फिनाइल 2H14 बेंजोडाइज़ेपीन 2-ON। देन इससे फाइनली जो है डायज़ेपाम का फॉर्मेशन हो जाता है। डायज़ेपाम क्या है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है, देन यहाँ पर 7 मेंबर्ड रिंग है, NCH3 डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड यहाँ पर एंड यहाँ पर बेंजीन रिंग। ठीक है, इस तरीके से ये जो था ये कंप्लीट सिंथेसिस था डायज़ेपाम का। सिर्फ इस तरीके से सिंथेसिस हमें लिखना है, इन्हें हम 1-2 वर्ड्स के अंदर भी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं कि किस तरीके से सिंथेसिस हुआ है। देन इसका सेकेंड पार्ट आता है राइट डाउन अ डिटेल नोट ऑन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्शन। तो जो अलग अलग फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड होती हैं बायोलॉजिकल एक्शन से, उसके ऊपर एक डिटेल नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये टॉपिक हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के अंदर देखा था। तो हमारे पास टोटल 8 जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ 5 मार्क्स के अंदर 8 प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिटेल के अंदर नहीं लिख सकते, तो हम लोग इसके अंदर 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ जो है उनके बारे में डिटेल के अंदर लिख देंगे।
सो यहाँ पर जो है कंप्लीट 8 फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखा हुआ है। फर्स्ट है आयनाइजेशन, सेकंड है सॉल्युबिलिटी, थर्ड है पार्टीशन कोफिशिएंट, फोर्थ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिफ्थ है प्रोटीन बाइंडिंग, सिक्स्थ है किलेशन, सेवंथ है बायो आइसोस्टेरिज्म एंड एट्थ है ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इनमें से जिन भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस हो कि आपको अच्छे से आता है, तो आप 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है डिटेल के अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इज मेंशन द SAR ऑफ बेंजोडाइजेपिन इन डिटेल। तो बेंजोडाइजेपिन का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है वो डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले हमें जनरल स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से आना ज़रूरी है। उसके बाद हम पॉइंट्स तो चलो कुछ भी लिख देंगे मन से, लेकिन अगर हम जनरल स्ट्रक्चर ही सही से नहीं बना पाए तो फिर हमारे मार्क्स जो है वो कंप्लीट चले जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें जितने भी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ने हैं उनका जनरल स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से आना चाहिए। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके अंदर 3 रिंग प्रेजेंट है, रिंग ए, रिंग बी एंड रिंग सी। रिंग ए के ऊपर जो सब्सटीट्यूएंट है वो है R1, रिंग बी के ऊपर जो सब्सटीट्यूएंट है वो है R2 एंड रिंग 3 के ऊपर जो सब्सटीट्यूएंट है वो है R3। तो यहीं पर ही रिंग ए के अंदर R1 के ऊपर चेंजेस हो सकते हैं, रिंग बी के अंदर R2 के ऊपर चेंजेस हो सकते हैं, रिंग सी के अंदर R3 जो है इसके ऊपर जो है अलग अलग तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। तो उसकी वजह से एक्टिविटी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएगा वो सारे पॉइंट्स जो है वो हम यहाँ पर डिटेल के अंदर लिख देंगे। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आता है इलस्ट्रेट द बायोसिंथेसिस ऑफ कैटिकोलामीन्स। तो कैटिकोलामीन्स जो है इनका बायोसिंथेसिस किस तरीके से होगा, वो कंप्लीट रिएक्शंस का जो चेन है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। सो बायोसिंथेसिस ऑफ कैटिकोलामीन्स के अंदर सबसे पहले फिनाइल एलेनिन लेते हैं, उसके ऊपर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो एक्ट करता है, इससे टायरोसिन का फॉर्मेशन होता है। देन इसके ऊपर टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है तो डोपा का फॉर्मेशन होता है। देन इसके ऊपर डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है तो डोपामाइन का फॉर्मेशन होता है। देन इसके ऊपर जब डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है तो नॉरएपिनेफ्रिन बनता है। एंड देन इसके ऊपर जब एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एक्ट करता है तो फाइनली एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कैटिकोलामीन्स, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन जो है इन तीनों का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है बायोसिंथेसिस ऑफ कैटिकोलामीन्स। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आता है क्लासीफाई एंटीसाइकोटिक्स विद स्ट्रक्चर ऑफ एटलीस्ट वन ड्रग फॉर ईच कैटेगरी। तो एंटीसाइकोटिक्स का क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर देना है एंड हर एक कैटेगरी में से एक ड्रग जो है उसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है। सो जो एंटीसाइकोटिक्स है इन्हें हम 5 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आती है फिनोथायाजीन्स, इसके अंदर अलग अलग ड्रग्स आती है जैसे कि प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। सेकेंड आती है रिंग एनालॉग्स ऑफ फिनोथायाजीन जिसके अंदर ड्रग्स आती है क्लोरप्रोथायक्सिन, थायोथायक्सिन। नेक्स्ट आती है फ्लोरोब्यूटायरोफिनॉन जिसके अंदर ड्रग आती है हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल एंड रिस्पेरिडोन। नेक्स्ट आती है बीटा अमीनोकीटोन्स जिसके अंदर ड्रग आती है मोलिंडोन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट आती है बेंजामाइड जिसके अंदर ड्रग आती है सल्फेराइड। ठीक है, अब इसके अंदर सारी की सारी जो क्लासेस हैं इनके अंदर से हर एक एक क्लास के अंदर से एक एक ड्रग का स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट डाउन अ डिटेल नोट ऑन जनरल एनेस्थेटिक्स। तो जनरल एनेस्थेटिक्स के ऊपर एक डिटेल नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो डिटेल नोट लिखना है तो सबसे पहले हम लोग जनरल एनेस्थेटिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, देन कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। सो जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स या फिर एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इन ड्रग्स को मेजर सर्जरीज के अंदर यूज़ करा जाता है क्योंकि हमारे पास 2 तरह की ड्रग्स होती है, एक तो होती है जनरल एनेस्थेटिक्स, एक होती है लोकल एनेस्थेटिक्स। तो जनरल एनेस्थेटिक्स को मेजर सर्जरी के अंदर यूज़ करा जाता है, इससे क्या होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। एंड जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं इन्हें यूज़ करा जाता है माइनर सर्जरी के अंदर, जैसे टूथ की सर्जरी करनी होगी तो वहाँ पर जो है लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ होती हैं। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा जनरल एनेस्थेटिक्स का, इन्हें 2 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट आती है इनहेलेशनल और वॉलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स एंड दूसरी आती है इंट्रावीनस और नॉन वॉलेटाइल। अब इसके अंदर भी 2 क्लासेस आती है गैसियस एंड लिक्विड्स। गैसियस के अंदर एग्जांपल आता है नाइट्रस ऑक्साइड, लिक्विड के अंदर एग्जांपल आता है हेलोथेन, ईथर, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, मेथॉक्सीफ्लोरेन, एनफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं इंट्रावीनस और नॉन वॉलेटाइल। इसके अंदर 4 क्लासेस आती है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स, डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स एंड अफीड एनाल्जेसिक। इसके अंदर भी हमारे पास 3 एग्जाम्पल आ जाते हैं मेथोएक्सिटल सोडियम, थायोपेंटल सोडियम, थायोअमाइलेल सोडियम। स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स के अंदर आते हैं डायजिपाम एंड लोराजिपाम, डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स के अंदर आते हैं कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, अफीड एनाल्जेसिक्स के अंदर आते हैं फेंटेनिल। ठीक है, तो इस तरीके से एक शॉर्ट नोट जो है हम लोग जनरल एनेस्थेटिक्स के ऊपर लिख देंगे।
नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज गिव द सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इबुप्रोफेन। तो इबुप्रोफेन जो है इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इबुप्रोफेन जो है इसका सिंथेसिस किस तरीके से होगा। आइसोब्यूटाइल बेंजीन का एसिटाइलेशन होगा तो उससे आइसोब्यूटाइल एसिटोफिनोन बनेगा। देन इसके ऊपर जब HCN एक्ट करेगा तो इससे साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। देन इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फाइनली इबुप्रोफेन जो है इसका सिंथेसिस हो जाएगा। बेंजीन रिंग है जिसके साथ CH CH3 जुड़ा हुआ है, देन CH2 CH CH3 जुड़ा हुआ है, ये है इबुप्रोफेन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सिंथेसिस हो जाएगा। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये क्या करता है कि COX-1 या फिर COX-2 मतलब साइक्लोऑक्सीजनेस फर्स्ट या फिर सेकेंड को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो इस तरीके से ये होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये जनरली क्या करता है, COX-1 या फिर COX-2 को इनहिबिट करता है। नाउ थर्ड आता है डिस्कस द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ मैथाडोन हाइड्रोक्लोराइड। तो मैथाडोन हाइड्रोक्लोराइड का सिंथेसिस किस तरीके से होता है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। मैथाडोन हाइड्रोक्लोराइड का सिंथेसिस जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले 2,2-डाइफिनाइल एसिटोनाइट्राइल जो है वो 3-chloro-1-डाइमिथाइल अमीनोप्रोपेन के साथ में रिएक्ट करता है। इसका कंडेंसेशन होता है NaNH2 के प्रेजेंस में, यहाँ से HCl बाहर निकलता है तो इससे हमारे पास इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। देन C2H5 MgBr एंड NaOH के प्रेजेंस में हमारे पास फाइनली मैथाडोन जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है, इसका सिंथेसिस जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर कार्बन के साथ में 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ पर COCH2CH3 जुड़ा हुआ है, देन यहाँ पर CH2CH3 एंड CH3CH3 जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है मैथाडोन हाइड्रोक्लोराइड। तो सिंथेसिस हमने देख लिया मैथाडोन हाइड्रोक्लोराइड का। ना इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, फीड से जो एडिक्शन हो जाता है उसे ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ करा जाता है। देन जो विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं मतलब अगर अचानक से कोई अफीड्स जो है उन्हें लेना छोड़ देता है तो उसे जो विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उसे प्रिवेंट करने में भी मैथाडोन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो मदद करती है। देन जो सीवियर पेन होता है उसे ट्रीट करने में भी ये ड्रग जो है वो हेल्प करती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का आता है इलेबोरेट फेज फर्स्ट रिएक्शंस फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो फेज फर्स्ट रिएक्शन जो है उन्हें इलेबोरेट करके जो ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो हमें पता है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए 2 तरह की रिएक्शंस होती है, एक तो आती है फेज फर्स्ट रिएक्शंस, दूसरी आती है फेज सेकंड रिएक्शंस। तो उसमें से फेज फर्स्ट रिएक्शन के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो फेज फर्स्ट रिएक्शन जो है मेनली 3 टाइप्स की होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो सिंपली क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस का, वो हम लोग को नॉर्मली पता है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ऑक्सीडेशन के, जैसे कि N ऑक्सीडेशन हो जाता है, N हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, डी एल्काइलेशन हो जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में आता है रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर नाइट्रो रिडक्शन आ गया, कीटो रिडक्शन आ गया, एजो रिडक्शन आ गया। देन इसके बाद में आता है हाइड्रोलाइसिस के एग्जाम्पल, तो ये जो है इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फेज फर्स्ट रिएक्शन के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये जो ये क्वेश्चन पेपर था इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो डिस्कस कर लिया है। ये हमारे पास अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर था मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।